Assalamu alaikum, my dear all students. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, we are going to cover the MCQs of chapter 2 enzymes. And start करने से पहले let me tell you one thing. ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए एंजाइम्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, पीएच कितनी होती है एंजाइम्स की, वो किस पे वर्क करते हैं, वो स्पेसिफिक क्यों होते हैं, ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, टेम्परेचर स्पेसिफिक क्यों होता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, वो कहाँ पे काम करता है। ये सब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक जितना छोटा चैप्टर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे 2-3 एमसीक्यूज आने होता है। So let's get start. First of all, MCQ number 1 है, if a non-protein part is covalently bounded to enzyme, it is known as। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम में दो पार्ट्स होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम एपोएंजाइम कहते हैं, जबकि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कहलाता है कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, और ये ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक होता है एक्टिवेटर, जबकि ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम लोग तो ऑर्गेनिक होता है। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है और एक और ग्रुप होता है कोएंजाइम्स। अब ये जो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसमें एक फ़र्क ये होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवेलेंटली बाउंड होता है। कोवेलेंटली बाउंड का मतलब है कि परमानेंटली अटैच होगा एंजाइम के साथ, डिटैच नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे कह रहे हैं इफ अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ऑफ कोर्स नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर है, कोवेलेंटली बाउंड हो। कोवेलेंटली बाउंड कौन होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। वो डिटैच नहीं हो सकता, वो परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम से। लाइक हम ये कहते हैं कि परमानेंट पार्ट है एंजाइम का, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। जबकि कोएंजाइम कोवेलेंटली बाउंड नहीं होता, वो एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट अटैच होता है, बाइंड होता है एंड देन फिर वापस से डिटैचेबल हो जाता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कोएंजाइम और कोएंजाइम ए और सी में दिया हुआ है। ये एक एरर है। होलो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम में हम बात करते हैं कि एक्टिवेटेड एंजाइम्स में जब प्रोटीनिशियस पार्ट भी हो, लाइक एपो एंजाइम भी हो, और कोफैक्टर भी हो, नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, तो उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप डी। MCQ नंबर 2 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एंजाइम एक्सेप्ट the mechanism by which enzyme work is known as lock and key. They are proteins, they nature at high temperature, and they are assisted by vitamins and minerals. Enzymes are non-degraded during a reaction. Enzymes वर्क करते हैं लॉक एंड की मॉडल पे। हमने लॉक एंड की मॉडल में पढ़ा था कि हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई एक एंजाइम और उस पर कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड देन हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। नहीं, वो स्पेसिफिक होता है। जैसे हर की का एक अलग लॉक होता है, वैसे ही एंजाइम का सबस्ट्रेट का एक अलग से लॉक एंड की मॉडल होता है, जहाँ पे वो लॉक अलाउ करता है सिर्फ फ्यू कीज़ को जो फिट हो सके। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन ए है। अब एक्सेप्शन दी हुई है तो हम ऑप्शन बी देखते हैं कि प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। ऑफ कोर्स ये भी ठीक है। दे नेचर एट हाई टेम्परेचर पे लाइक 100 सेल्सियस पे डी नेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस, उस पर सारे एंजाइम काम कर रहे होते हैं। ये असिस्टेड होते हैं बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स? नो, ये असिस्टेड नहीं होते। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम बायो कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट लग रहा है हमें। ऑप्शन ई भी देख लेते हैं। एंजाइम्स आर नॉट डिग्रेडेड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ऑफ कोर्स एंजाइम हमें ड्यूरिंग अ रिएक्शन वापस से मिल जाता है। क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड देन एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम कभी भी यूज्ड नहीं होता, हमें वापस से मिल जाता है, केमिकली अनचेंज होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि ये असिस्ट नहीं होता, ये विटामिन्स और मिनरल्स से रिलेट नहीं करता। इसका अपना काम है, विटामिन्स और मिनरल्स का अलग काम है। ओके MCQ नंबर 3 है, एंजाइम्स फंक्शन बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर शेप और कन्फर्मेशन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज ऑफ्टन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ अ प्रोटीन। जब हम शेप ऑफ प्रोटीन्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, और हम पढ़ते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इफेक्ट ऑफ पीएच में आप ये पढ़ेंगे कि एंजाइम के दो
स्ट्रक्चर होता है, या तो वो टर्शरी होता है या क्वाटरनरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि एंजाइम का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमें हमेशा मिलेगा, तो वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। उसकी वजह से, अगर ये टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है जिसकी वजह से अगर पीएच में कोई भी चेंज आए तो आयनाइजेशन हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए टर्शरी, क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि उस बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके क्वाटरनरी बनाते हैं, और हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 4 है, एंजाइम्स आर यूजफुल टू प्लांट्स बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ chlorophyll, they enhance absorption of water and salts, they are used up in reaction and they are essential for metabolic process. Of course जब हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं तो एंजाइम रुबिस्को यूज़ होता है, तो वो essential होता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ number 6 है, coenzyme can function. Coenzyme can function in association with a vitamin, in association with an apoenzyme, independently of the apoenzyme and in association with the protein. coenzyme क्या होता है? प्रोटीनिशियस पार्ट है, ऑर्गेनिक coenzyme नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर का, बट ये ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव है विटामिन का, लाइक हम NAD की बात करते हैं, FAD की बात करते हैं, तो ये डेरिवेटिव्स होता है विटामिन का कोएंजाइम, और ये बिहेव करता है लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। क्या मतलब कि अटैच होगा एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट, बाइंड होगा एंड देन फिर डिटैचेबल हो जाएगा। तो ये किसके साथ एसोसिएशन होती है इसकी, किसके साथ काम करता है? ये काम करता है विद द एपोएंजाइम, प्रोटीनिशियस पार्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 7 है, बट याद रखिएगा ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एसोसिएशन नहीं होती, इसकी एसोसिएशन नहीं होती विटामिन के साथ, ये डेरिवेटिव होता है, उससे ड्राइव ज़रूर हुआ लेकिन एसोसिएशन नहीं होती, विटामिन के साथ काम नहीं करता। MCQ नंबर 7 है, द मेटालिक कोफैक्टर ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम इज। तो बहुत ईजी है, हम लोग ये पढ़ते हैं मेटाबॉलिक कोफैक्टर में कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसमें मैग्नीशियम होता है जो कंटेन करता है पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल किससे रिलेट करता है? क्लोरोफिल रिलेट करता है ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस से। यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात हो रही है, वो होता है आयरन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पे कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, ये एक्टिवेटर्स होते हैं बेसिकली, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम को, उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। उसमें मैग्नीशियम, आयरन और जिंक आ जाता है। मैग्नीशियम एक एक्टिवेटर है फॉर द एंजाइम फॉस्फेटेज, और जिंक से आप याद रख सकते हैं कि ZA ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए। MCQ number 8 है, which of the following statement regarding enzyme inhibition is correct? Competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme for binding to an inhibitor protein. आपको inhibition के बारे में पता होगा कि inhibitors वो substances होते हैं जो decrease कर देते हैं activity of an enzyme को, ठीक है। तो ये competitive भी होता है और non competitive भी होता है। यहाँ पे competitive inhibition के बारे में बताया हुआ है कि ये जब सीन होता है जब substrate compete करता है with an enzyme for binding to an inhibitor protein. No, competitive इनहिबिटर वो इनहिबिटर होता है जो compete करते हैं substrate के साथ, normal substrate molecule के साथ for admission into the active site. Competitive inhibitor is seen when a substrate and the inhibitor compete for active site on the enzyme. Yes, मैंने अभी कहा कि दोनों compete करते हैं for getting admission into the active site. इसको हम बोलते हैं competitive. Competition का मतलब होता है एक ही चीज़ के लिए लड़ना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये बाइंड करते हैं टू द पार्ट ऑफ द एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब वो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट के कौन सा पार्ट होता है? वो होता है एलेस्टोरिक साइट। यहाँ पे ये बाइंड कर लेते हैं लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होते, ठीक है। एक्टिव साइट के साथ कैसे? हम अगर बढ़ाते भी हैं तो अगर एलेस्टोरिक साइट के साथ ही compete कर भी रहे हैं तो हमारा कोई नुकसान है? यस, क्योंकि ये चेंज कर देते हैं शेप को, उसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं हो पाता एक्टिव साइट के साथ। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ्टन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट बाइंड होते हैं, जैसे एलेस्टोरिक साइट है, एंड देन शेप को चेंज कर देते हैं।
ओके, ऑप्शन सी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। ये ऑप्शन भी ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एग्जांपल होती है रिवर्सिबल इनहिबिशन की। इसका ये मतलब होता है कि जैसे जैसे आप एंजाइम को बढ़ाएंगे, अगर हम बात करें कि इसमें कोई चीज़ है, सब्सटेंस है जो बाइंड हो रहा है एलेस्टोरिक साइट के साथ, अब जब ये कॉज करता है एंजाइम मॉलिक्यूल को कि वो चेंज कर लें अपनी शेप को, और फिर ऑफ कोर्स एक्टिव साइट किसी काम की नहीं रहेगी सबस्ट्रेट के लिए और लीव कर देगा वो एंजाइम को लेस इफेक्टिव। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो जितना ज़्यादा हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा उसकी कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है, और ये एग्जांपल है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की। तो ये कह रहा है करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी बोथ है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ्टन बाइंड टू एंजाइम इरिवर्सिबली, नहीं ये रिवर्सिबल होता है। जैसे जैसे हम किसी सब्सटेंस की मिकदार बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता जाता है, तभी हम कहते हैं कि ये ओवरकम हो सकता है, ये रिवर्सिबल मेथड है। एमसीक्यू नंबर 9 है अ कॉन्जुगेट एंजाइम हैविंग बोथ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड। हम पहले बता चुकी हूँ मैं कि ये होलो एंजाइम होता है जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। प्रोटीन पार्ट मतलब एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब को फैक्टर। करेक्ट ऑप्शन इज होलो एंजाइम। एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक पार्ट है को फैक्टर का, जबकि को एंजाइम ऑर्गेनिक पार्ट है और एपो एंजाइम प्रोटीनिशियस पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एंजाइम? वायरसेस, एलजे, फंजाई, प्रोक्रियोर्स। वायरसेस ऑफ कोर्स, क्योंकि वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, इनके पास जब सेलुलर लेवल ही नहीं होगा, सेल ही नहीं होंगे, तो कहाँ से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसीलिए हम इसको सेलुलर और नॉन सेलुलर, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बिटवीन कहते हैं, क्योंकि इसको होस्ट चाहिए होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम टेम्परेरीली इज अ काइंड ऑफ। एक्टिव साइट को हमने ब्लॉक कर दिया है टेम्परेरीली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि ये एक फीडबैक इनहिबिशन है। फीडबैक इनहिबिशन में हम क्या पढ़ते हैं? फीडबैक इनहिबिशन में हम ये पढ़ते हैं कि कोई एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से एंजाइम ख़त्म कर रहा है, लाइक वो एक्टिविटी जिसमें एंजाइम रेगुलेट हो रहा है बाय फीडबैक इनहिबिशन। ये कैसे होती है? इसमें नेगेटिव फीडबैक होता है। जब प्रोसीजर अपने एंड पे होता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुके होते हैं, तो क्या होता है कि एंजाइम एक्टिव साइट बाइंड करता है विद दी प्रोडक्ट, उसकी वजह से प्रोडक्ट बन नहीं पाता और देन नॉर्मल हो जाता है प्रोडक्ट। बट अगर प्रोडक्ट का लेवल लेस देन होता है तो इनहिबिशन रिड्यूस हो जाती है, देन वापस से प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट बाइंड होता है एक्टिव साइट से। एमसीक्यू नंबर 11 है ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम टेम्परेरीली इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, नॉन रिवर्सिबल। फीडबैक इनहिबिशन के बारे में पढ़ा होगा कि ये एक्टिविटी होती है ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम की, रेगुलेट होती है बाय फीडबैक इनहिबिशन, और ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गए तो एंजाइम जाएगा और जाके प्रोडक्ट जैसे जिससे एक प्रोडक्ट है, जैसे अगर एग्जांपल दी हुई थी बुक में कि एक सबस्ट्रेट है और वो एंजाइम से बाइंड हो रहा है, देन हमें प्रोडक्ट मिलता जा रहा है। अगर अब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गए तो ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो एंजाइम था ना जिससे सबस्ट्रेट मिलके बन रहा था, प्रोडक्ट जाएगा और उसी एंजाइम के एक्टिव साइट से मिल जाएगा, देन हमें प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सबस्ट्रेट ही बाइंड नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट मिलेगा कैसे? तो इसको हम कहते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन होती है, जिससे ब्लॉकिंग हो जाती है एक्टिव साइट की बाय टेम्पररी मेथड। जब एक्टिव साइट मतलब जब हमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, देन फिर ये एंजाइम हटता है और सबस्ट्रेट ज्वाइन होता है एक्टिव साइट के साथ और फिर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ number 12 है vitamins are essential for the body because they are part of some enzymes. Prosthetic group of enzyme are synthesized from them. Coenzyme of enzyme is synthesized from them, and some activators have direct link with them. Vitamins मैंने कहा था कि विटामिन से कौन सी चीज़ है जो रिलेट करती है? विटामिन से कुछ एक्टिवेटर्स बिलोंग करता है, लाइक को एंजाइम।
हमने कोएंजाइम के बारे में पढ़ा था कि कोएंजाइम डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन्स के। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कोएंजाइम डेरिवेटिव्स हैं विटामिन्स के। हम बात करते हैं कि विटामिन्स कौन कौन से हो। विटामिन्स हो सकते हैं निकोटीन और फेलेविन, ये सारे जो कोएंजाइम्स हैं NAD और FAD, ये MCQ नंबर 12 है। सो सम डेरिवेटिव्स ऑफ डायरेक्ट लिंक विद दैम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि कोएंजाइम्स डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन्स के। लाइक कोएंजाइम कौन कौन से? कोएंजाइम लाइक फेलेमिन हो गया, NAD हो गया, या निकोटीन हो गया NAD, ये कोएंजाइम है और ये ड्राइव हुए फ्रॉम द विटामिन्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। A cofactor made up of inorganic ion which is detachable। डिटैचेबल कहा हुआ है, वरना हम इनऑर्गेनिक में फंस भी सकते थे, लेकिन इनऑर्गेनिक एक ही होता है। तो दो की पॉइंट है यहाँ पे, डिटैचेबल भी और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप है या को एंजाइम है, ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है कोफैक्टर का। द स्टेटमेंट आर अबाउट एंजाइम्स, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑफ कोर्स इनकी ग्लोबुलर नेचर होती है। फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलस प्रोटीन आपको पता होगा कि फिब्रस प्रोटीन वो जो फाइबर से बने हुए होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम सब कुछ आ जाते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, फॉर्म्ड होते हैं इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की मेटाबॉलिज्म ज़रूर हो सकती है, बट नॉट दी प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम प्रोटीनिशियस इन नेचर है। प्रोटीनिशियस इन नेचर का मतलब है प्रोटीन है। अब प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम से। और राइबोसोम के पास क्या होना चाहिए? राइबोसोम के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने चाहिए। हम जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ता है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है और वही प्रोटीन बना रहा होता है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी तो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। इनकरेक्ट है बी, दे आर ओनली फाउंड अटैच्ड। अब ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन बी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है। ये इन्वॉल्व होता है इन दी लिपिड मेटाबॉलिज्म बट नॉट इन दी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। क्योंकि हमने न्यूक्लियोलस में पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस में RNA की प्रोडक्शन हो रही होती है, और ये RNA ऑफ कोर्स ज़रूरत होती है हमें इसकी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डायरेक्टली अटैच होता है राइबोसोम से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ कोर्स बी तो नहीं है, ए हो सकता है। दे आर ओनली फाउंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल। दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कौन सी स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट है? वन तो करेक्ट है, तो वन तो ज़रूर आनी चाहिए। ये ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो गया। उसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है 3 में और 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 और ये भी हमने काट दिया, 1 और 4 ही बच रहा है। ये फाउंड होता है अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच होता है बट नॉट ओनली फाउंड अटैच। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है कि ये इनहिबिट हो सकता है बाय कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। तो ये एंजाइम्स ठीक है, यस, क्योंकि ये इनहिबिट हो सकता है। एंजाइम्स इनहिबिट होता है कंपैरेटिव इनहिबिटर्स के ज़रिए, एंड देन उसके कुछ और ज्वाइन हो जाता है, उससे सबस्ट्रेट ज्वाइन नहीं हो पाता। एंड देन रिवर्सिबल होता है, जब हम सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो वो जो एक्टिवेटर है या फिर इनहिबिटर हट जाएगा और फिर सबस्ट्रेट ज्वाइंट होकर हमें प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो 1 और 4 करेक्ट ऑप्शन है। अ नॉन प्रोटीन पार्ट एसेंशियल फॉर प्रॉपर एंड एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। नॉन प्रोटीन पार्ट के बारे में बात हो रही है। ये कोफैक्टर है, क्योंकि कोफैक्टर ज़रूरी होता है। अगर हम एक्टिवेटर की बात करें तो एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को। अगर हम बात करें कोई एंजाइम की, तो कोई एंजाइम डेरिवेटिव्स है और इसकी वजह से ही ज़्यादातर परफॉर्म हो रहे होते हैं फंक्शंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो यही प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना जो बाउंड होता है कोवेलेंटली और परमानेंट पार्ट है एंजाइम का। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। अब MCQ नंबर 16 है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय। ये जो स्पेसिफिक नेचर होती है एंजाइम की किस वजह से होती है? नो एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, पीएच ऑफ एनवायरमेंटल, चार्ज ऑन सबस्ट्रेट एंड चार्ज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट। ये जो स्पेसिफिक होता है ना एंजाइम, ये होता है उसके स्ट्रक्चर की वजह से, लाइक पीएच की वजह से और टेम्परेचर की वजह से।
सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से पीएच उसकी स्पेसिफिक होती है। जब आप पीएच पढ़ेंगे एंजाइम की तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है टर्शरी, ठीक है। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये बनता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड ही अरेंज होते हैं, उनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं जो फॉर्म करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, और इसी पीएच की चेंज की वजह से ये जो आयनाइज इसका स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो सकती है। So that's why correct option is A. MCQ number 17 है, 3-dimensional cavity bearing a specific charge by which the enzyme reacts with its substrate is called 3-dimensional activity bearing a specific charge by which the enzyme reacts with the substrate. तो कौन सी साइट है जहाँ से एंजाइम बाइंड करते हैं विद द सबस्ट्रेट? वो एक्टिव साइट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक्टिव साइट के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि एक्टिव साइट क्या होता है। एक्टिव साइट होता है एक पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, यही तो इसकी डेफिनेशन है। MCQ नंबर 18 है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इज रॉन्ग, सरफेस कॉन्फिगरेशन, पीएच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, और ऑप्शन के बाद इन्होंने कहा हुआ है कि इसकी वजह से स्पेसिफिक नेचर नहीं होती। तो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, क्योंकि हम अबाउट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही बात करते हैं। पीएच ऑफ कोर्स स्पेसिफिक होती है, बट नॉट हाई मॉलिक्यूलर वेट। कभी हाई मॉलिक्यूलर वेट के बारे में सुना है कि इसका वेट ज़्यादा है तभी इसकी ये स्पेसिफिक नेचर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट MCQ है, हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इनटू प्रिसाइज ओरिएंटेशन। इसका ये मतलब है कि जब रिएक्शन को स्टार्ट होना होता है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना होता है विद द करेक्ट ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब है कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में सुना होगा कि जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होता है, वैसे ही एंजाइम को काम करने के लिए एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है ये इंक्रीज़ कर देता है मॉलिक्यूल्स को कि वो रिएक्ट करें, वो कोलाइड करें, और इसकी वजह से एंजाइम की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। बेसिकली कैटलिस्ट वर्क करते हैं इन स्पीडिंग अप रिएक्शंस बाय ऑफ कोर्स प्रोवाइडिंग अ सुइटेबल एनवायरनमेंट और सरफेस एरिया जहाँ पे रिएक्टेंट पोजीशन कर सके। रिएक्टेंट सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम होता है, तो सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो किससे मिलके बन रहा है? वो बन रहा है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइंट हो जाए। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ज़रूर होती है बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, बट नॉट रैंडम। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रेट ऑफ रैंडम कोलिजन बढ़ाएंगे वो इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ज़्यादा चांस बढ़ता है कि मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बट नॉट रैंडम। दैट्स वाई ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। बाय शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, जब आप पढ़ेंगे ना कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है तो आपको पढ़ना होगा कि ये इक्विलिब्रियम पे होता है, एक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अल्टर्ड नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है। बस सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। देखो, स्टार्ट द रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी तो रिक्वायर है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो ज़रूरत है हमें टू स्टार्ट द रिएक्शन, बट वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन के ज़रिए ही इंक्रीज हो सकती है, वो प्रिसाइज ओरिएंटेशन की वजह से ही इंक्रीज हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ए। ओके, MCQ नंबर 20 है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन। कौन? कैटालिटिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है? जब हम पढ़ते हैं कि एक्टिव साइट है जिसमें
जो चार्ज होते हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग होती है एंड देन प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो एक्टिव साइट है इसके भी टू रीजन्स होते हैं, कैटालाइटिक साइट और बाइंडिंग साइट। ऑफ कोर्स बाइंडिंग साइट वो है जिसपे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीनिशियस इन नेचर है ना प्रोटीन, तो बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट, वो बाइंडिंग साइट है। कैटालाइटिक साइट वो है जहाँ पे सारी कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो वो क्या साइट होगी, कौन सी साइट होगी, वो साइट होगी एक्टिव साइट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 21 है, the view that active site of an enzyme is flexible and when a substrate combines with it causing changes in the enzyme structure। mechanism दोनों करना है आपने, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल हमें बताती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बिल्कुल लॉक एंड की मॉडल की तरीके से, जैसे कुछ लॉक होते हैं जो अलाउ करते हैं वेरी फ्यू कीज को टू फिट इन, वैसे ही कुछ एंजाइम होते हैं जो अलाउ करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ सबस्ट्रेट को कि वो उनके साथ रिएक्ट कर सकें, देन प्रोटीन हमें मिले, लाइक प्रोडक्ट हमें मिले। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लॉक एंड की मॉडल तो ऐसा नहीं कहता कि चेंज होगा शेप। इंड्यूस फिट मॉडल हमें क्या कहता है कि जब भी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन होगा तो वो इंड्यूस करेगा चेंज इन दी एंजाइम स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड देन कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सो ऑप्शन ए है स्पेसिफिक एंजाइम कैन सो ऑप्शन ए है लॉक एंड की मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये तो हमने कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तो सब स्केलेटल मसल्स में पढ़ी थी हमने। इंड्यूस फिट मॉडल, करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 22 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉक एंड की मॉडल। स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली एन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट डज नॉट चेंज बिफोर, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर द रिएक्शन, करेक्ट है बिल्कुल। कैन ट्रांसफॉर्म ओनली आ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ऑप्शन ए है। अब ऑप्शन ए भी ठीक है क्योंकि ऑफकोर्स सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों ही स्पेसिफिक होते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और ये एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन सी और डी में क्या कह रहे हैं। ऑप्शन सी में हमें कह रहे हैं कि एक्टिव साइट है एंजाइम का और वो नॉन फ्लेक्सिबल है। क्या ऐसा है कि एक एक्टिव साइट है और वो नॉन फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्स नहीं हो सकता? नहीं, इंड्यूस फिट मॉडल हमें कहता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, तभी तो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी क्योंकि ये इनकरेक्ट है अबाउट ऑप्शन MCQ नंबर 22। MCQ नंबर 23 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एक्टिव साइट एक्सेप्ट चार्ज बेरिंग साइट, ऑलवेज फ्लेक्सिबल, consist of few amino acids and can bind with inhibitors। एक्सेप्शन देखो, जब भी एक्सेप्ट आ जाएगा ना बहुत गौर से MCQ को देखना होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि ये चार्ज बेरिंग साइट, ऑफ कोर्स एक्टिव साइट चार्ज बेरिंग साइट होती है, यहीं पे कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ऑलवेज फ्लेक्सिबल, जी फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्स हो सकती है। कंसिस्ट करती है फ्यू अमाइनो एसिड्स पे, बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट है जिसमें कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसकी वजह से चार्ज होता है। बट कैन बाइंड्स विद इनहिबिटर, ये भी ठीक है। इवन ये बाइंड भी कर सकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है कि बाइंड करता है एक्टिव साइट से। सो इस क्वेश्चन में एरर है। 4 ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, हमने इंड्यूस फिट मॉडल में यही पढ़ा है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही तो एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये पढ़ा है कि बाइंड कर रहा होता है विद द इनहिबिटर। Okay, MCQ number 24 है, it is not true about the induced fit model. Enzymes are specific in their action. Enzyme substrate induces change in enzyme structure, बिल्कुल ठीक है। Active site flexible होता है और enzyme use हो सकता है as a template in a chemical reaction। जो ऑप्शन बी और सी है ना वो तो एग्जैक्टली ठीक है, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन ए और डी है उसमें हमें सोचना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन ए है उसमें कहा हुआ है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, ठीक है। तो हमने ये जो स्पेसिफिसिटी पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी सो ऑप्शन ए में कह रहे हैं जो स्पेसिफिक नेचर होती है वो इंड्यूस फिट मॉडल में बताया गया था। नहीं, स्पेसिफिक नेचर हमने पढ़ी थी लॉक एंड की मॉडल में। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन होगा ए। और यूज होगा द टेम्पलेट केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। केमिकल रिएक्शन यही परफॉर्म करवा रहा होता है बट हमें आखिर में मिल जाता है, लाइक ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ये वापस से मिल जाता है जैसे इसने स्टार्ट किया था, यूज नहीं होता।
एमसीक्यू नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल सबस्ट्रेट इंड्यूसेस चेंज इन। तो एंजाइम का फंक्शन चेंज करता है, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम की कंपोजिशन। तो हमें पता है कि ये चेंज करता है एंजाइम का स्ट्रक्चर, तभी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 26 है, द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम action illustrates that a particular enzyme molecules may be destroyed and synthesized several times, interact with a specific type of substrate molecules, बिल्कुल ठीक है। React at different rates under all conditions, form a permanent enzyme substrate complex. लॉकिंग की मॉडल में हमें पता चलता है कि ये डिस्ट्रॉय सिंथेसाइज सेवरल टाइम हो सकता है, नहीं। 26 का करेक्ट ऑप्शन है ए, नहीं हो सकता। इंटरेक्ट करता है विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। रिएक्ट करता है इलेक्ट्रिकल रेट्स पे अंडर ऑल कंडीशंस, ऑल कंडीशन नहीं होती, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए, ये हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक नेचर। तो अंडर ऑल कंडीशन रिएक्शन नहीं होता। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हाईएस्ट टेम्परेचर है तो ऑफकोर्स एंजाइम ही डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फॉर्म करता है परमानेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, नो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परमानेंट नहीं होता, उससे फिर बनता है एंजाइम प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स एंड एंड प्रोडक्ट और एंजाइम हमें अलग अलग मिल जाते हैं। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर वर्किंग ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, आपको पता होना चाहिए कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब है कि जिस पे वो काम करता है आसानी से। तो ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है इसका पीएच होती है, इसकी पीएच होती है 9। करेक्ट ऑप्शन इज बी। और मैं बता देती हूँ 4.5 होती है सक्रेज की, 7.6 होती है कैटलेज की, जबकि 4 होती है सक्रेज की होती है, या फिर एंट्रोकाइनेज की होती है 5.5, करीब करीब होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को हम कांस्टेंट कर दें और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को हम बढ़ाते रहें तो आखिर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इफेक्ट ही नहीं करेगी एंजाइम की एक्टिविटी को। क्यों? क्योंकि डीनेचुरेशन हो गई है हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, ऑल एंजाइम्स वर्किंग ऑप्टिमली, एंड आयनाइजेशन एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या इनएक्टिवेशन हो गई है एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका ये मतलब होता है, पहले मैं ज़रा बता देती हूँ कि क्या होगा। देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम जितनी भी ज़्यादा कर दें, एंजाइम का एक्टिव साइट तो कांस्टेंट है ना, तो एंजाइम का एक्टिव साइट अगर एंजाइम 10 है और सबस्ट्रेट 20 है तो 10 सबस्ट्रेट ही होंगे जो एंजाइम के एक्टिव साइट से ज्वाइंट होंगे। हम जितना भी सबस्ट्रेट को बढ़ा लें, ऐसा होगा कि हमने अगर 20 सबस्ट्रेट रख दिए हैं और एंजाइम 15 हैं तो जल्दी जल्दी ज़्यादा सबस्ट्रेट हैं तो जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कंबाइन हो जाएंगे दोनों और हमें प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाए, आखिर एंजाइम तो कांस्टेंट है ना, एक्टिव साइट तो कांस्टेंट है, तभी हम कहेंगे कि सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं ऑप्टिमली। लाइक इसका मतलब है कि एंजाइम्स कांस्टेंट रेशियो पे ही काम करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जितना भी आप सबस्ट्रेट बढ़ा लें काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, या ये हो सकता है कि भाई एकुमुलेशन हो गई है प्रोडक्ट की, ये हो सकता है कि हायर क्वांटिटी है सबस्ट्रेट की, तभी वो कंसंट्रेशन है वो नहीं हो पा रही है, चेंज नहीं हो पा रहा है प्रोडक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का। एमसीक्यू नंबर 29 है, द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी डैश राइजिंग टेम्परेचर। तो ये होता है एवरी 10 सेल्सियस, हर 10 सेल्सियस पे, ये बुक की लाइन है, हर 10 सेल्सियस पे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 30 है, चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 30 to 40 Celsius in human body will cause increase in the rate of reaction, in decrease in the rate of reaction, first increase and then decrease in rate of reaction, first increase and then become constant. चेंज इन कंसनट्रेशन फ्रॉम 30 to 40 सेल्सियस, ऑफ कोर्स इसका यही मतलब है कि भाई इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन होगा ह्यूमन बॉडी में। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, नॉट डिक्रीज। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इंक्रीज हो एंड देन डिक्रीज हो, नहीं। 30 to 40 सेल्सियस मतलब एवरी 10 सेल्सियस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 31 है, द रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल रिएक्शंस में इंक्रीज विद इंक्रीज्ड एन टेम्परेचर अप टू मैक्सिमम लेवल की जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज्ड एन टेम्परेचर अप टू मैक्सिमम लेवल।
टेम्परेचर अप टू मिनिमम लेवल, टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम लेवल एंड टेम्परेचर अप टू इनफाइनाइट लेवल। देखो मैक्सिमम लेवल होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा टेम्परेचर, और मिनिमम होगा टेम्परेचर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा बट नॉट द हाईएस्ट एक्टिविटी, बहुत स्लो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एंजाइम। तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस, तो उस पर उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। एमसीक्यू नंबर 32 है, इंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू। ये आपने पढ़ना है बायोएनर्जेटिक्स में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजाइम पूछ रहा है, वो इंजाइम होता है फ्यूमेरेट। करेक्ट ऑप्शन डी है। MCQ number 33 है, inhibition which blocks the enzyme by following weak bond are called. Inhibition which block the enzyme by forming weak bond, वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो बॉन्ड होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स रिवर्सिबल का मतलब है कि वो रिवर्स हो जाता है। वीक बॉन्ड होगा तभी रिवर्स होगा। अगर कोई चीज़ कोवलेंटली बाउंड हुई हुई है तो वो तो डिटैच होगी ही नहीं, तो उसका तो परमानेंट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा रिवर्सिबल इनहिबिटर, जबकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, आप कभी भी उसको नहीं हटा सकते। एक दफ़ा कोई इनहिबिटर अटैच हो गया तो बस वो अटैच हो गया, कभी भी वो डिटैच नहीं होगा और एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। MCQ number 34 है, द एक्टिवेटर विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एंजाइम एक्टिविटी। वो इनहिबिटर जो क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट से, वो ऑफकोर्स वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक होता है सबस्ट्रेट के और उसकी जगह ले लेता है एक्टिव साइट से बाइंड होके। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। MCQ number 35 है, an enzyme of competitive inhibitor of an enzyme is the inhibition of, an enzyme of competitive inhibition of an enzyme, inhibition किसकी होती है? cytochrome oxidase by cyanide, hexakinase by glucose 6-phosphate, succinate dehydrogenase by malonic acid and carbonic anhydrase by carbon dioxide। इस MCQ का आंसर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड। ये आपकी बुक में नहीं है आई नो, बट ये पंजाब में लिखा हुआ है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होती है बाय मेलोनिक एसिड, और ये एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। इसका ये मतलब होता है कि मेलोनिक एसिड कंपीट करता है विद द सक्सिनेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंड देन इनहिबिट कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को। और वो एंजाइम कौन सा होता है? वो एंजाइम होता है फ्यूमेरेट। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर है, इस MCQ का आंसर है सुक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड। ये एक एग्जांपल होती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जांपल पूछ रहे हैं। एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। इसमें क्या होता है कि मेलोनिक एसिड कंपीट करता है विद द इस MCQ में ना बेसिकली आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल कौन सी है। कि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट पंजाब में बहुत वाज़े लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि सुक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, क्योंकि मेलोनिक एसिड कंपीट करता है विद द सक्सिनेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। दैट्स व्हाई इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 36 और ये लास्ट MCQ है, इनहिबिटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू। बेसिकली 2 मेन टाइप्स होती हैं, बट एंजाइम के इनहिबिशन आपकी बुक में 3 है, competitive inhibition, non-competitive inhibition and uncompetitive inhibition. That's why correct option होगा C, 3 basic types according to your book. So that's it. I hope कि MCQ समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।